तो भाई प्रोमिस समझ में आ गया? कौन बता रहा है क्या चीज़ है? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हो? हाँ जी, रिपीट करवा लेंगे, रिपीट करवा लेंगे। थोड़ा बताओ तो, मुझे भी याद नहीं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं इसमें, डॉट देन और डॉट कैच। प्रॉमिस में दो चीज़ें होती है, डॉट देन डॉट कैच। रिजॉल्व और रिजेक्ट। कुछ नहीं होता। कॉल की जगह आई थी रिजेक्ट और रिजॉल्व जरूरत क्या है, मतलब प्रॉमिस की जावास्क्रिप्ट में? कॉलबैक हेल्प, राइट। कॉलबैक हेल्प क्या था भाई? किसी चीज़ में टाइम लगा हो, उस स्पेसिफिक टास्क के बारे में कुछ करवाना हो तो उसमें प्रॉमिस होगा। अब जैसे बोलें किसी चीज़ पे कोई टास्क हमारा हो रहा हो, उसमें टाइम लग रहा हो, ठीक है ना? तो हमने ना पैरेलली दूसरा टास्क कोई कराना हो कि जब तक वो हो रहा है, ठीक है, कुछ और भी हो जाए। ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट उसका वेट करते रहे होने का, जब तक वो टास्क था वो कुछ और ना करे। जैसे ना प्रॉमिस के लिए ना एग्जांपल दी जाती है एक रेस्टोरेंट की। देखिए ये वाला एग्जांपल कभी? अगर कोई इमेज की नजर आ जाए, तो रेस्टोरेंट आ गया, ठीक है ना? तो खैर ऐसे समझाते हैं। होता ये है कि एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट्स में मल्टीपल टेबल्स लगी हुई हैं, एक किचन है और वेटर्स हैं, सही? तो जी ये एक तरह से एक एप्लीकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब जब टेबल पे कस्टमर आया, ऑर्डर आया, कस्टमर आया तो वेटर उसके पास आया ऑर्डर लेने, ठीक है? तो कस्टमर ने XYZ कोई भी डिश जो है उसको ऑर्डर कर दी। वेटर गया किचन के पास और उसको वो डिश बनाने का बोल दिया, सही है? अब उसकी डिश बन रही और इतने जो है ना दूसरे टेबल पे दूसरा कस्टमर पे आ गया, ठीक है ना? तो अब वेटर क्या करेगा कि अब जब तक वो डिश नहीं बन जाती वहीं खड़ा रहेगा। जब वो डिश बन जाए तो उस डिश को ले जाके कस्टमर 1 को देगा, फिर कस्टमर 2 के पास जाएगा कि अब आपको क्या चाहिए। बात समझ में आ रही? तो इससे लेकिन कस्टमर 2 जो है ना वो भाग चुका होगा, अरे भाई तो बहुत देर लगा है। जाहिर सी बात है ना, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अब वहाँ पे 10 पहले से कस्टमर बैठे हुए, आप जो है 11 आ गए, अब वो एक एक की डिश बना के आपके पास आएगा बाद में, तो फिर तो आप बोलेंगे भाई नहीं खाना, ठीक है? और तो उसमें अच्छा तरीका क्या होगा कि वो कस्टमर 1 से ऑर्डर लेगा, ठीक है, किचन को जाके दे देगा, किचन वो प्रिपेयर कर रहा है, जब तक वो प्रिपेयर हो रहा है, क्योंकि प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है खाना बन रहा है, तो जब तक वो बन रहा है ना, वेटर जो है ना वो जाके टेबल 2 से ऑर्डर ले लेगा और टेबल 2 का भी जाके किचन को दे देगा, फिर अगर टेबल 3 आ गया तो वो भी ले लेगा। तो इस तरह से सारा प्रोसेस चलता रहेगा। अब जैसे ही कस्टमर 1 का टेबल 1 का जैसे रेडी होगा, वेटर किचन से उठाएगा, टेबल 1 को जाके दे देगा, टेबल 2 का रेडी होगा, उठाएगा जा देगा। मतलब सारे जो काम है ना ये पैरेलल हो रहे हैं, मतलब कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और सारे काम जो है ना वो हो रहे हैं। तो ये जो सारे काम हो रहे हैं ना, ये प्रॉमिस वाली अप्रोच है, एसिंक्रोनस, इसको एसिंक्रोनस अप्रोच बोलते हैं, ठीक है? और जो पहले वाली थी जिसमें वेटर खाना बनने का वेट करता रहेगा, जब बन जाएगा कस्टमर 1 को जाकर देगा और फिर 2 के बाद जाएगा, तो ये वाली अप्रोच थी सिंक्रोनस, सही ना? जो जावास्क्रिप्ट में 2 तरह का कोड होता है ना, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस कोड जो है ना वो हम लिखते हैं प्रॉमिस के थ्रू, ठीक है ना? जैसे सेट टाइम आउट तो वो तो एक टाइमर था,
वो प्रॉपर एसिंक्रोनस कोड नहीं है, वो एक टाइमर है एसिंक्रोनस ही, क्योंकि टाइम बाद चल रहा है और उसका वेट नहीं कर रही जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाती है। जैसे अगर यहाँ पर अगर हम सेट टाइम आउट लगा दें, console.log 1 लिख दें, सेट टाइम आउट, ये हमने पढ़ा था ना, याद है? एरो पढ़ा दिया है। मैं इसको बोल दूं भाई 1 सेकेंड console.log, तो पहले कौन कौन सा आएगा? 132 आएगा ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको चलने में टाइम लगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट ने बोला कि भाई यहाँ वेट नहीं करो भाई, आगे बढ़ लो, देखिए क्योंकि इसको टाइम लग रहा है, ये अपने टाइम पे चल जाएगा। इतने जो है ना आगे वाला काम चला देते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, अगर इसको कोई टाइम नहीं देंगे डिफॉल्ट तो भी ऐसे होगा, क्योंकि ये जो कोड ना ये सिंक्रोनस है, ठीक है। जिस शायद थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, नहीं बताया था, कॉल स्टेप वगैरह के बारे में बताया था, टास्क क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, ठीक है। हाँ, तो ये जो एसिंक्रोनस कोड होते हैं ना, ये माइक्रो टास्क क्यू में जाता है। मतलब इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो हाई होती है, ठीक है। मतलब अब ये वाला कोड चल रहा है, अभी ये वाला कोड चलना शुरू हुआ है, चला नहीं, इसका नंबर आ गया क्योंकि उसका टाइम खत्म हो चुका था। तो जावास्क्रिप्ट पहले इसको चलाएगी प्रायोरिटी में रख के, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस कोड होता है और बाकी जो सारा लाइन बाय लाइन चलता है वो सिंक्रोनस होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लूप चला दें और लूप की जो वैल्यू है वो हम इतनी बड़ी रख दें, तो क्या होगा? यहाँ 0 रखना था, तो जावास्क्रिप्ट जब तक ये लूप नहीं चल जाएगा आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ऐसे ही ना, ये लूप चलता रहेगा। तो ये सिंक्रोनस कोड है और ये वाला है सिंक्रोनस कोड। तो इसी तरह हमने जो है ना पढ़ा था फैच। इसका काम क्या होता है? फैच जो है ना, समझे ये एक वेटर है, ठीक है। एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो वेटर का काम करती है। फैच जो रिक्वेस्ट करता है डेटाबेस को या सर्वर को कि भाई ये डेटा मुझे ला के दो, ठीक है ना। तो हमारे पास फेक एपीआई है, काफ़ी सारी फेक स्टोर है और भी बहुत सारे, जैसे गिटहब की बताई थी मैंने यार, गिटहब का क्या असाइनमेंट भी दिया था, गुड, देखते हैं अभी। तो अब जैसे ये एपीआई है प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना। फैच जो है ना इस एपीआई को कॉल करेगा और रिक्वेस्ट करेगा कि भाई डेटा फैच करके दो, ठीक है ना। अभी जो एपीआई है ना, ये फैच जो फैच ये खुद एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। देखिए फैच एक फंक्शन है जो आपसे यूआरएल लेता है, ठीक है, और दूसरे पैरामीटर में भी ये आपसे ले लेता है ऑप्शंस वगैरह। अगर ये मेथड पोस्ट हो या फैच को कुछ भेजना हो, अभी हमने फैच को कुछ नहीं भेजना, सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है कि डेटा लेके आओ, ठीक है। तो देखिए फैच रिटर्न हमें करेगा एक प्रॉमिस, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉमिस से ना आउटपुट लेने के लिए हम लगाते हैं देन, ठीक है, और कैच, सेटल। अब यहाँ से अगर हम इसको कंसोल करवा लें, ठीक है, और एरर आए तो एरर को कंसोल करवा लें, ठीक है ना। तो हमारे पास रिस्पॉन्स आया, ठीक है, और एक स्टेटस वगैरह इसका मतलब होता है ओके।
इसका मतलब हमारी जो API फैच की थी हमने वो सक्सेसफुली चल रही है और हमारे पास डेटा आ गया। अच्छा, अब डेटा जो है ना रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, कि हम इसको जो है ना यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो रिस्पॉन्स जो मिलता है, रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा था ना हमने। इसके अंदर ये प्रोटोटाइप होता है, ये क्या होता है पता है? याद है? भूल गए? क्या होता है प्रोटोटाइप? क्या होता है ये? क्या हो गया? इसमें वो चीज़ें होती हैं जो हमें जो है ना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ना तो वो वाली चीज़ें मेथड हो या प्रॉपर्टी हो रीजनरेट ना हो, रिक्रिएट ना हो, बल्कि सेम चीज़ शेयर हो जाए। सही? तो इसको ऐसा समझ लें कि यार पानी पीना है सबको, एक ही गिलास से सब पी लें, एक करके। ये ना हो कि सबके लिए नया गिलास लाना पड़े, ठीक है। तो प्रोटोटाइप में हम वो चीज़ रखते हैं कि ये एक मेथड है, हमें पता है इसमें कुछ चेंज आना ही नहीं, ये मेथड जितने भी ऑब्जेक्ट है ना सबके साथ सेम ही रहना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आना है। तो बिला वजह ये रिक्रिएट क्यों होगा हर बार? ये है तो सेम ही, तो हम उसको प्रोटोटाइप के अंदर डाल देते हैं, तो फिर वो जो है ना रेफरेंस शेयर कर देते हैं। और ये हमने चीज़ देखी थी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ, ऐसे ही जो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्लास है। देखेंगे अभी क्लास देखी थी, क्लास देख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखें एक मेथड आपको नजर आएगा जेसन का, नजर आ रहा है? तो आप इसको इस तरह करके, अच्छा ये सारी चीज़ें भी ना ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट से बाहर है, ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो आप यहाँ पे डॉट जेसन इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब लेकिन ये जो जेसन का मेथड है ना ये खुद भी एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस। अब इस वाले प्रॉमिस को ना रिजॉल्व करवाने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करें कि इसी के आगे दोबारा से डॉट देन लगा दें, प्रॉमिस के आगे डॉट देन लगा के उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं, या आप बोले भाई ये रिस्पॉन्स इस वाले को हम ना नाम चेंज कर देते हैं डेटा और डेटा, तो डेटा आ गया, ठीक है ना। एक और तरीका क्या होता है कि आप जो है ना इसको यहाँ रिटर्न करते हैं, अच्छा ये देन के अंदर जो कॉलबैक होता है ना इससे जब आप कोई भी चीज़ रिटर्न करते हैं वो अगले देन के कॉलबैक में आपको मिल जाती है एसिंक्रोनसली ना। जैसे मैंने रिटर्न के ऊपर से हम नीचे एक और देन लगा सकते हैं और इस देन में मिलेगा क्या, जो भी चीज़ ऊपर से रिटर्न हो रही होगी। अच्छा ये सिर्फ होता है एसिंक्रोनसली करने के लिए कि जैसे ये भी प्रॉमिस था ना, इसको भी रिजॉल्व करने में टाइम लग रहा है, तो हमने क्या किया इसको रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न हुआ, जब ये रिजॉल्व हो जाएगा ना तो ये वाला देन चलेगा, ठीक है, और इसमें हमें डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ कर दें या यहाँ कर दें एक ही बात, ठीक है। तो लेकिन ये काम हमें बिला वजह करना पड़ रहा है और ये सबके लिए होता है, जितने भी API हम फैच करेंगे सबके लिए सेम काम होता है। तो हम जो है ना अलग से अपना एक फंक्शन बना के रख लेते हैं जो ये सारा काम करके दे देता है, या हम एक लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं जिसका नाम था एक्सियोस, सही ना। ये एक लाइब्रेरी है फैच की जगह पे जावास्क्रिप्ट में हर जगह यूज हो रही थी, ठीक है। तो इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आसान हो जाती हैं, CDN से इसका दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको लिंक करें, CDN का पता है ना क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। देखिए एक्सियोस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या होती है?
जहाँ पे काफ़ी सारा कोड जो है ना पहले से लिखा हुआ है और उसको हम जो है ना यूज़ कर रहे हैं। जैसे बुक लाइब्रेरी होती है, वो लाइब्रेरी में क्या होता है कि आप जब उसमें जाते हैं तो सारी बुक्स मिल जाती हैं ना, वहाँ पे पहले से मौजूद होती है। तो इसी तरह से कोड में लाइब्रेरी होती है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पहले से बहुत सारा कोड मौजूद होता है, आपको जो कोड चाहिए वो यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्सियोस एक लाइब्रेरी है जो कि API कॉलिंग वगैरह के लिए यूज होती है, HTTP मेथड वगैरह के लिए। ठीक है, प्रॉमिस बेस्ड HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट बोलते हैं इसको ना, HTTP क्लाइंट। पैच को भी यही बोलेंगे। ठीक है, HTTP क्लाइंट। अच्छा, अब आप देखिए इससे हम करते हैं एक्सियोस। इसके अंदर हम सेम URL डालते हैं, console.log रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम बता देते हैं कि भाई ये जो रिस्पॉन्स है ये है एक्सियोस वाला। ठीक है ना, तो इसमें देखिए डेटा हमारे पास डायरेक्टली आ गया। और ये कुछ चीज़ें एक्सियोस ने अपनी तरफ से डाली हैं, कॉन्फ़िगरेशन, हेडर्स, तो जो भी आप जो बैकएंड से सर्वर से आ रहा है आपके पास, स्टेटस वगैरह। तो स्टेटस 200, अब देखिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल रही। पैच में ऊपर स्टेटस जो है ना वो इस वाले में मिलता है ऐसे ही, इस वाले में हमें सिर्फ डेटा मिला। इससे क्या हुआ कि स्टेटस भी मिल गया, डेटा भी मिल गया। ठीक है, सारी चीज़ें, हेडर चाहिए आगे तो हेडर भी मिल गया। ठीक है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके आप डेटा निकाल लें। देखिए सारा डेटा आ गया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके आप स्टेटस वाला कर लें। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये गेट की रिक्वेस्ट करता है, जैसे फैच करता है। अगर एक्सियोस में आपने पोस्ट या पुट या डिलीट या HTTP रिक्वेस्ट मेथड बताया था ना मैंने, HTTP रिक्वेस्ट मेथड, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, जैसे गेट होता है। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का भी ना गेट मेथड होता है, ये भी HTTP मेथड कॉल करता है ब्राउजर, जो कि गेट होता है। जब आप लिखते हैं google.com तो ये एक ना HTTP रिक्वेस्ट जाती है गेट की सर्वर के ऊपर, और वहां से ये पेज डाउनलोड करके लेके आती है। क्लियर? अब जैसे ये गेट की API थी, यहाँ पे अगर इसको मैं ब्राउजर पर डालूं तो देखिए यहाँ पे भी डेटा आएगा। यहाँ पे डेटा क्यों आया? क्योंकि ब्राउजर भी बाय डिफॉल्ट HTTP की गेट की रिक्वेस्ट भेजता है, सही ना, पोस्ट की नहीं भेजता है ब्राउजर के, बाय डिफॉल्ट गेट है। तो गेट से क्या होता है, डेटा आपको अगर गेट करना हो बैकएंड से सर्वर से अपने, तो हम ये HTTP ना मल्टीपल मेथड्स है, स्टैंडर्ड है। तो जब आपको डेटा चाहिए होता है तो आप गेट की रिक्वेस्ट भेजते हैं, HTTP को बोलते हैं भाई गेट करना है। जब आपको डेटा भेजना होता है, जैसे आप फ्रंट एंड से अपने सर्वर को डेटा भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो उसमें मेथड होता है पोस्ट का, सही है। डेटा आप एडिट करवा रहे हैं तो उसके लिए होता है पुट का मेथड, ठीक है ना। डेटा, अच्छा, पुट और पैच जो है ना एक ही है। पैच ये होता है कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है पूरा, उस ऑब्जेक्ट में से कोई एक फील्ड अपडेट हो रही है, उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं, कोई एक प्रॉपर्टी अपडेट हो रही है तो पैच। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा है तो पुट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड है। डिलीट मेथड होता है, जब आपको डिलीट की रिक्वेस्ट करना है तो डिलीट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। इतना हेड होता है, हेड आप क्या करता है, ये हेडर्स वगैरह वाली चीज़ें या देखता है कि ब्राउज़र जो है ना, बल्कि API जो है ना, वो किस मेथड को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ऑप्शंस का मेथड भी यही करता है। क्या, जैसे आपके पास एक API है,
आपको जैसे ये वाली API, अब आपको नहीं पता यार ये API जो है ना गेट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही है या फिर पोस्ट की कर रही है या फिर डिलीट की कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें ना रिक्वेस्ट मेथड भेज देंगे ऑप्शंस। तो क्या करेगा, रिटर्न में आपको बता देगा कि भाई ये वाली API जो है ना गेट का मेथड सपोर्ट कर रही है, तो आप गेट का मेथड करके इससे जो भी डेटा वगैरह गेट करवाना है वो गेट करवाना, ठीक है। कनेक्ट वगैरह ये सब शायद सॉकेट वगैरह के लिए होता है, लेकिन मेन हमारे पास जो है ना वो गेट, पोस्ट, पुट, पैड, डिलीट और ऑप्शंस, ठीक है। तो तकरीबन ये 6 मेथड जो है ना वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर जैसे मैंने अभी स्टेटस आपको दिखाया 200, इसका मतलब ओके होता है, मतलब सक्सेसफुली आपने API को हिट किया और API से डेटा आपके पास आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 200। तो काफ़ी सारे स्टेटस होते हैं हमारे पास। स्टेटस कोड्स आप देखेंगे तो आपको ये देखिए पूरी लिस्ट मिलेगी, देखें 200 का मतलब है ओके, ठीक है ना। गेट की हो, हेड की हो, उसमें या कोई भी रिक्वेस्ट हो। 201 का मतलब है क्रिएटेड, मतलब जब आपने रिक्वेस्ट की सर्वर को कोई डेटा ऐड करने की, जैसे आप टू डू ऐप बना रहे हैं, समझे आपने टू डू लिखा, ऐड दबाया, बैकएंड पे जाके टू डू क्रिएट हो गया, तो बैकएंड जो है ना आपको ये वाला स्टेटस भेजेगा 201। अच्छा ये भेजना आपका काम नहीं है, आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप ये रिसीव कर रहे होते हैं, तो इससे आइडिया हो जाता है। जो 202 एक्सेप्टेड हो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो हर स्टेटस कोड का एक मतलब होता है, जैसे 403 का फॉरवर्डिंग मतलब होता है अनऑथोराइज, मतलब आप इस रिक्वेस्ट के लिए ना ऑथोराइज नहीं है, पेमेंट रिक्वायर्ड, तो उसका बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो भाई ये सारी कम्युनिकेशन थी बैकएंड के साथ जो कि हम API के थ्रू करते हैं, और Axios हम जो है ना यूज कर रहे होते हैं ज़्यादातर, और इसको भी ना हम अच्छा करने के लिए अपने फंक्शंस बना लेते हैं। जैसे हमने एक अपना फंक्शन बना लिया डेटा गेट करने का, उस फंक्शन का काम है Axios के थ्रू API को कॉल करना और उससे डेटा स्टेटस वगैरह सब निकाल के हमें रिटर्न कर देना। अच्छा अब जावास्क्रिप्ट में हम अपना खुद प्रॉमिस क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि यार ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, और इससे हम .then.catch वगैरह लगा के उसको देख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में हम खुद से भी प्रॉमिस बना सकते हैं ऐसे। अच्छा अब पहले एक चीज़ के जो डेटा हमारे पास आ रहा है, जैसे मैंने पहले ही बताया थी, इस डेटा को मुझे यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना। तो कैसे लाऊंगा, तो तरीका रिटर्न कर, रिटर्न तो नहीं चलेगा ना, कॉल बैक एक तरीका होता है कि भाई आप जो है इसको एक फंक्शन में रखो, फंक्शन का नाम आप रख दो गेट डेटा, सही है। और इसमें जो है ना आप एक कॉल बैक पास कर दो, सही। और जब डेटा वगैरह आ जाए आप इस कॉल बैक को कॉल करो और डेटा भेज दो, सेट है। अच्छा अभी कॉल बैक चलेगा कैसे, यहाँ पे आप लिखेंगे गेट डेटा, ये आ गया इसका कॉल बैक, और जो भी डेटा ऊपर से भेजा जाएगा वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, सही ना। ऐसा लाइन नंबर 18 हमारे पास डेटा आ गया। तो ये तरीका है कॉल बैक, ये समझ में आ रहा है किस तरह हुआ ये काम। देखिए गेट डेटा का एक सिंपल फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है,
इस फंक्शन को एक और फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना हो, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है तो हम इसको अलग से बना सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ठीक है, ये फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट मैंने इस फंक्शन को पास करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉलबैक के अंदर ये फंक्शन रिसीव, इसको शॉर्ट नेम दे देते हैं CV, कॉलबैक, सही। अब यहाँ पे ये फंक्शन को रिसीव कर रहा होगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं कंसोल करवा के देखूँ CV को, तो CV के अंदर क्या आ रहा होगा, फंक्शन आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको 1 2 3 दे दूँ, तब CV में क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, मतलब जो भी आर्गुमेंट पास करूँगा वही आएगा ना। या कोई स्ट्रिंग दे दो, यहाँ पे मैं एसएमआईडी लिख दूँ, CV में एसएमआईडी आएगा। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नंबर वगैरह के बजाय मैंने कॉलबैक एक फंक्शन पास कर दिया, ठीक है ना। तो अब CV में वो फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अब वो फंक्शन आ रहा है तो उस फंक्शन को मैं कॉल भी कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ही ना। फंक्शन जहां भी आपको मिलता है उस जावास्क्रिप्ट में आप उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सियोस से डेटा मंगवाया बोल के कि भाई इस API को फेच करो, डेटा लेके आओ, और जो भी डेटा है रिस्पॉन्स और डेटा के अंदर वो CV को पास कर दो। CV क्या था, जो फंक्शन में रिसीव कर रहा है, उसको ये पास कर दिया, यहाँ पे रिसीव किया, कंसोल करा दिया, ठीक है ना। डेटा यहाँ पे इसको डेटा मिल गया। अब पूरी जावास्क्रिप्ट में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आपको डेटा चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये अलग बनाने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहीं पर ही बनाता हूँ, console.log एरो फंक्शन यूज किया, यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। अब मुझे आगे एक और बार चाहिए, जितनी बार भी चाहिए सब बार मुझे डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी मुझे प्रोडक्ट का डेटा चाहिए होगा तो इजीली मिल जाएगा, जैसे। तो ये अभी हमने किया काम कॉलबैक के थ्रू। अच्छा, अब सम टाइम ऐसा होता है कि अभी तो ये एक API है, हमें मल्टीपल APIs कॉल करनी पड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे अब कैटेगरीज की API होगी, ठीक है, कैटेगरीज की, और दूसरी अब मैं मल्टीपल APIs कॉल कर रहा हूँ और हर API जो है ना एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो उसके लिए ना मुझे इसके बारे में जेसन और डेटा, डेटा तो डेटा है, जेसन एक डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, तो ये जेसन होता है, ठीक है। जेसन जो है ना डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मेट है, ठीक है भाई, बता सकते हो। जैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट जेसन ही होता है, सही। प्रॉपर जेसन जो होता है ना, उसकी जो की है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। और ये जो जेसन हमने ऊपर फैच में लगाया था वो एक मेथड है, मेथड का नाम जेसन है, ठीक है ना। और वो रिटर्न में आपको ऑब्जेक्ट बना के देता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और डेटा तो सिंपल डेटा की बात है, डेटा कोई भी डेटा हो सकता है। नाम, जैसे मेरा नाम एक डेटा है, ठीक है, नंबर, फोन नंबर एक डेटा है, ईमेल एड्रेस एक डेटा है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज अभी हमने हैंडल की कॉलबैक के थ्रू। अब एक साथ अगर हम मल्टीपल APIs कॉल कर रहे हो तो हमें मल्टीपल कॉलबैक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो बोला जाता है कि कॉलबैक हेल बन जाता है,
जैसे इसकी आपको कोई इमेज आप देखें तो कुछ इस तरह से ये नजर आता है, ठीक है ना। ये एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन पास हो रहा है, फिर उसके नीचे एक फंक्शन उसके अंदर पास हो रहा है, तो ये पूरा इस तरह कर करके आखिर में फिर आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, अभी इस तरह क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी भी फंक्शन है ना, इसमें जो भी API वगैरह कॉल हो रही होगी सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट। जैसे मैं चाहता हूं सबसे पहले कैटेगरीज की API कॉल, और जब मेरे पास कैटेगरीज आ जाएं, कैटेगरीज आ गई, तो कैटेगरीज आने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है, सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स मेरे पास आए। अब डेटा देखें यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं ये देखिए एक और फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम रख देते हैं गेट कैटेगरीज, ठीक है ना। गेट कैटेगरीज हो गई, और नीचे इसका नाम रख देते हैं गेट प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इसमें देखते हैं हम कोई ऐसा ऑप्शन है कि जो कैटेगरी वाइज डेटा ला के देता हो। प्रोडक्ट जैसे कैटेगरी चल रही, हाँ यहाँ है ना, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे मैं जो है ना इसी को पूरा कॉल किया, इसमें भी एक कॉल बैक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो कैटेगरी है ना, वो मैं रिसीव करूंगा इधर ही, कैटेगरी, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह दे दूंगा। तो जो भी कैटेगरी इसको मिलेगी उसके ये प्रोडक्ट्स ला के दे देगा। जैसे अगर मैं इसको अभी हटा दूं, अभी देखिए मैंने दो फंक्शन बनाया है, एक है गेट कैटेगरीज का और एक है गेट प्रोडक्ट्स का। अच्छा, पहले जो है ना इसमें देखिए गेट प्रोडक्ट्स अगर मुझे कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, गेट प्रोडक्ट्स को कॉल किया, तो पहले मेथड में पहले आर्गुमेंट में ये मुझसे ले रहा है कॉल बैक, इसको कॉल बैक दे दिया, और दूसरे में ये मुझसे ले रहा है कैटेगरी, तो इसको मैंने दे दी ज्वेलरी, सही ना। तो इसको यहाँ पे ज्वेलरी मिलेगी, ये जाएगा ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट्स को सर्च करेगा, और ये कॉल बैक में मुझे उसका डेटा रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अब जब मैं डेटा कंसोल करवा के देखूंगा तो मुझे ज्वेलरी वाला डेटा जो भी है वो मिल जाएगा, ज्वेलरी वाले प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। तो ये तो हो गया, हमने डायरेक्टली हार्ड कोडेड कैटेगरी दे के कॉल किया। मैं चाहता हूँ हार्ड कोडेड नहीं, बल्कि पहले मैं कैटेगरीज को फैच करूँ ऐसे, ठीक है। इसमें मेरे पास आ जाएंगी कैटेगरीज, कैटेगरीज आ गई, ठीक है ना। और फिर कैटेगरीज इसमें से एक निकाल के फिर मैं प्रोडक्ट फैच करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ इसको, जैसे डेटा के अंदर इसको बोल रहे हम कैटेगरीज दे देते हैं, कैटेगरी, ठीक है ना। कैटेगरीज की 0, ठीक है। 0 पे जो भी कैटेगरीज है उस पर आप कॉल जाओ और उससे जो है ना प्रोडक्ट्स फैच करके लेके आओ। तो अभी तो आपने देखिए दो चीजें देखी, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, ये देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो भी थी उसका डेटा आ गया, फिर हमने यहाँ पे 0 पास किया। हो सकता है यहाँ हमें लूप चलाना पड़ जाए, हम चाहते हैं सबका है, जितनी भी कैटेगरी है सबका है। तो आप देखिए दो कॉल बैक हो गए, एक कॉल बैक और ये दूसरा कॉल बैक। अब हो सकता है कैटेगरीज के ऊपर स्टोर हो कि पहले स्टोर लेके आओ, फिर इस स्टोर की कैटेगरी लेके आओ, फिर उस स्टोर के ऊपर कंट्री हो,
कि भाई इस कंट्री, पहले कंट्रीज लेके आओ, जो पाकिस्तान, दुबई, 2 कंट्री, फिर मैं उसको बोलूँ पाकिस्तान के स्टोर लेके आओ, फिर वो स्टोर ले आए, बोलूँ इस स्टोर की कैटेगरीज लेके आओ, जब वो कैटेगरीज ले आए फिर उस कैटेगरीज की प्रोडक्ट लेके आओ। तो इस तरह मल्टीपल कॉलबैक जो है ना होते जा रहे हैं, तो ये करते करते कुछ ऐसा दिखने लग जाता है, ठीक है। फिर इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, सही है ना। तो ये वाला काम हम कर लेते हैं प्रॉमिस के थ्रू। ठीक है, सिंपल एरो फंक्शन वाले अप्रोच से चलते हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, कैटेगरीज होंगी पहले। अच्छा, प्रॉमिस जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको ना अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ऐसे बनता है। अच्छा, पहले प्रॉमिस थोड़ा सा अलग से भी देख लेते हैं ना, कि प्रॉमिस दोबारा से रिवीजन हो जाए। समझिए एक वेरिएबल है, इसमें मैं प्रॉमिस डाल रहा हूँ, ये न्यू लिखा है, समझे ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही होता है, क्लास होती है प्रॉमिस, सही। फिर प्रॉमिस खुद भी एक कॉलबैक लेता है। एरो फंक्शन में कोई मसला तो नहीं है ना, किसी को आता है। और इसमें इस कॉलबैक में 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिजॉल्व, राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा किसमें, और एक होता है लाइन का होगा एरो फंक्शन में राउंड ब्रैकेट नहीं आएंगे। रिजल्ट। तो ये प्रॉमिस का सिंटैक्स है, लाइन पे नहीं होगा, सही। एरो फंक्शन के लिए नहीं, एरो फंक्शन में नहीं। अच्छा, या तो आप प्रॉमिस को कर दो रिजॉल्व, ठीक है। अब आप कंसोल करवाएंगे, लेकिन डायरेक्टली पहले वेरिएबल को, तो उसमें प्रॉमिस आपको मिलेगा जो कि पेंडिंग होगा, ठीक है। और थोड़ी देर बाद फुलफिल हो जाएगा तो उसमें गुड आ जाएगा। लेकिन इसका जो है ना एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिला आपको, जो कि गुड था। तो एग्जैक्ट आउटपुट लेने के लिए आप प्रॉमिस के आगे लगाते हैं डॉट देन। देखिए ये एरो फंक्शन इतना शॉर्ट भी होता है, सही है ना। तो अगर ये रिजॉल्व हुआ है, प्रॉमिस को अगर हमने रिजॉल्व किया है, तो डॉट देन चलेगा, और देन के रिस्पॉन्स में वो मिल जाएगा जो हमने रिजॉल्व को पास किया है। जैसे गुड पास किया है ना, तो देन के रिस्पॉन्स में क्या मिल जाएगा, गुड, ठीक है। अच्छा, अगर रिजॉल्व नहीं किया, रिजेक्ट किया है, तो कैच हमने डाला नहीं था, तो इस वजह से कुछ नजर भी नहीं आया। तो अगर हम इसको करते हैं बैड और देन के बाद डॉट कैच भी डालें। कैच अक्सर एरर्स वगैरह के लिए होता है, सही है ना। बैड आ गया, ठीक है। रिजेक्ट चलाया, उसमें बैड दिया तो कैच चल रहा है, इसमें हम लिख के देते हैं ना, और ये देन रिजॉल्व गुड। देखिए रिजॉल्व चलाऊंगा, तो देन चलेगा, ठीक है। देन चला और गुड आ गया। और अगर रिजेक्ट चलाऊंगा, कैच चलेगा और बैड आएगा, सही है। अब रिजॉल्व और रिजेक्ट जो है ना, मैं किसी कंडीशन के बेस पे चलाऊंगा, जाहिर सी बात है। जैसे मैं किसी एपीआई को कॉल कर रहा हूँ, उस एपीआई से मेरे पास सक्सेसफुली डेटा आ गया, तो मैं रिजॉल्व चलाऊंगा। और अगर उस एपीआई से डेटा नहीं आया, या XYZ उसमें जो भी एरर आया, तो मैं रिजेक्ट चलाऊंगा, ठीक है। ताकि प्रॉमिस को पूरी जावास्क्रिप्ट में कहीं पर भी मैं कॉल कर रहा हूँ, उसको पता चल जाए कि मैं रिजेक्ट हुआ है, ठीक है ना। प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है। और अभी तो देखिए फौरन आंसर आ रहा है ना,
अगर इस पर टाइमर भी लगा दे ना कि यार रिजॉल्व होने में टाइम लग रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको डाल देता हूँ उसमें और मैं इसको 5 सेकंड बाद रिजॉल्व करवाता हूँ, तो 5 सेकंड बाद भी रिजॉल्व होगा और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसको आप जो है ना कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, गेट कैटेगरीज की एपीआई को कॉल कर रहे थे, सही ना। यहाँ से हम रिटर्न करेंगे फंक्शन से एक प्रॉमिस। इसमें एक्सियोस को कॉल किया, क्या थी एपीआई, कैटेगरीज। ठीक है, यहाँ एक्सियोस से हमारे पास डेटा आएगा डॉट देन के अंदर, ऐसे रिस्पॉन्स आएगा तो हम इसको करवा देंगे रिजॉल्व, सही है ना। और अगर एक्सियोस से हमें एरर मिलेगा तो हम प्रॉमिस को करवा देंगे रिजेक्ट। तो ये एक हमारा कंप्लीट प्रॉमिस बन गया गेट कैटेगरीज की एपीआई का। अब पूरी जावास्क्रिप्ट में इसको जहां जहां आप कॉल करेंगे वहां वहां आपको ये डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे कॉल किया, ये आ गया आपके पास डेटा, सही ना। एक और बार, जितनी बार भी आप इसको कॉल कर दें, देखिए पहले कॉल बैक के थ्रू किया था ये काम, अब हमने प्रॉमिस के थ्रू किया। अच्छा, अब एक प्रॉमिस का ना शॉर्ट हैंड तरीका भी है, चाहे आपने देखा होगा, ऐसे का वेट, ये देन और कैच है ना, ये आप खत्म कर सकते हैं, देन और कैच हटा सकते हैं और इसकी जगह आप इसको एक वेरिएबल में रख के अवेट लगा सकते हैं। लेकिन अवेट के लिए ना जिस फंक्शन में अवेट लगता है उस फंक्शन को बताना होता है कि आप एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है ना। अब अवेट हमने कौन से फंक्शन में लगाया, गेट कैटेगरीज में नहीं लगाया, बल्कि जो प्रॉमिस का जो फंक्शन है ना इसमें लगाया। देखिए फंक्शन कौन सा है अवेट का, ये वाला जो प्रॉमिस का जो कॉल बैक है। तो मैं जो है ना यहाँ पे लगाऊंगा ऐसे, क्लियर है। और अवेट ये शॉर्ट हैंड तरीका है प्रॉमिस का, और इसमें जो भी रिस्पॉन्स है वो मुझे मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको रिजॉल्व करवा दूंगा दोबारा से रिस्पॉन्स डॉट डेटा करके, ठीक है। गेट कैटेगरीज ये है ना, शॉर्ट है ना, इसमें पूरा देन वगैरह नहीं लिखना पड़ता है ना। ये देखिए क्या है डेटा, क्लियर। अच्छा, लेकिन हम इसमें कैच वाली चीज़ कैसे हैंडल होगी कि देन तो हो गया, देन हमने हटाया, उसकी जगह अवेट लगा दिया और हमें ये जवाब मिला और हमने दे दिया। तो इसमें कैच वाली चीज़ ना होगी ट्राई कैच से। ट्राई कैच याद है, एरर हैंडलिंग के लिए यूज करते थे हम ट्राई। ये जो अवेट वाली चीज है ना इसको आप रखेंगे ट्राई के अंदर, तो जब भी एरर थ्रो होगा वो ये वाले कैच में आपको मिला करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कर दिया करेंगे रिजेक्ट। तो ये पूरा कोड जो है दिमाग में रख लें, बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी एपीआई को कॉल करने की, सही ना। इस तरह कॉल करते हैं, प्रॉमिस भी यूज हो गया, इसमें प्रॉमिस का शॉर्ट हैंड तरीका भी हो गया, सही है। और इसको प्रॉमिस बना के रिटर्न भी कर दिया। अलग अलग फंक्शन, प्रॉमिस में एक और चीज़ भी और बता रहा हूँ,
तो अब देखिए यहाँ पे देन लगाया है मैंने, क्योंकि ये भी प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है गेट कैटेगरीज। मैं यहाँ पे भी तो अवेट लगा सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अवेट जो है ना ये सिर्फ फंक्शन के अंदर चलता है, सही है? जब मैं किसी फंक्शन के अंदर नहीं हूँ, अवेट फंक्शन के अंदर चलता है। तो या तो मैं क्या करूँ, एक फंक्शन बनाओ यहाँ पे ABC एरो फंक्शन ही बनाते हैं ना, सही ना? फंक्शन बना लिया, यहाँ पे मैं बोलूँ भाई डेटा कैटेगरीज और अवेट के आगे लिखूँ गेट कैटेगरीज, ठीक है ना? एरर क्यों दे रहा है, ऐसे ही लगाना है। तो यहाँ से भी देखें देन हट गया, मतलब ABC को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है भाई? तो जहाँ जहाँ देन कैच लग रहा है देन कैच हटा सकते हैं और ये एचिंग अवेट यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी अवेट यूज करेंगे ट्राई कैच लाजमी डालनी है, वरना पूरी जावास्क्रिप्ट क्रैश रहेगी। अगर ये फटा ना, यहाँ पे कोई एरर आया तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश होगी। जाहिर सी बात है जावास्क्रिप्ट कहीं पे जब एरर आ जाए तो आगे तो नहीं चलती ना, तो लाजमी हमें ट्राई कैच डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है प्रॉमिस को यूज करने की। क्लियर है भाई, कर लेंगे? तो इस तरह आप जैसे मल्टीपल चीजें थी ना, जैसे कैटेगरीज थी और कैटेगरीज के बाद हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे, तो हम देखें क्या करते हैं। इसी फंक्शन को कॉपी किया, इसका नाम चेंज करके हमने रख दिया प्रोडक्ट्स, ठीक है ना? इसकी कौन सी गई थी, ये वाली, सही? सही ना? इसमें से ये कैटेगरी हटाते हैं और यहाँ पे कैटेगरी हम डालते हैं पैरामीटर से रिसीव करके, सही ना? ये गेट प्रोडक्ट्स हो गए। अब देखिए इसमें इतनी लंबी नहीं करनी, सिंपल क्या करना है, पहले ये वाली पे कॉल में इससे कैटेगरीज हमें मिल रही है, देखिए ABC के अंदर ये आ गई हमारी कैटेगरीज। अब मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स को फैच करना। देखिए इसी के नीचे मैं आऊँगा प्रोडक्ट्स अवेट गेट प्रोडक्ट्स कैटेगरी 0। देखिए इसमें हमारे पास उस कैटेगरीज के प्रोडक्ट। तो देखिए ये सिंपल कोड हो गया, पहले हम कॉल बैक फाइल बन रहा था, देखा था? अब देखिए सिंपल एक लाइन का कोड है, इस लाइन में कैटेगरीज आ रही है, इस लाइन में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हो सकता है आगे 2-3 चीज़ें इस तरह और भी हो, तो सिंपल कोड हो गया हमारा। अच्छा, अब इन सब में से कहीं पर भी अगर आएगा तो कैच के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है ना? और मुझे कॉल बैक हेड वाली चीज़ थी, इसमें एरर को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल था। अगर इसमें या इसमें कहीं पे एरर आ जाए तो उस एरर के लिए फिर आपने इन सबके साथ एक एक कॉल बैक और बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये वाला इजी हो रहा है, सेट है? तो ये प्रॉमिस का फायदा है। और प्रॉमिस जो है ना जावास्क्रिप्ट फ्रंट-एंड में भी यूज होते हैं और जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी यूज होते हैं। अब जैसे ये एक्सियोस ये API गेट करके लेके आ रहा है, तो ये खुद भी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है? तो ये एक्सियोस बैकएंड में भी चलता है। जितना जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, डॉम को हटाते हैं बस, सारा बैकएंड में भी चलता है, सेम कोड। मतलब बैकएंड आप सीखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ें उसमें नहीं सीखनी, बल्कि क्या चीज़ें सीखनी है कि रिक्वेस्ट कैसे बनती है, पोस्ट गेट के कैसे बनाएं, डेटाबेस कैसे कनेक्ट होता है, बस ये चीज़ें सीखनी, ठीक है ना? सर ये काम प्रॉमिस के बनाए थे तो उसका कैसे? जैसे
रिजॉल्व रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा था, रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। कहाँ से? रिजॉल्व रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिखा था, हाँ। रिटर्न कर देते हैं यहाँ से, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा। और रिटर्न नहीं चलता ना, अगर यहाँ पे रिटर्न लिखता है ना तो ये किसका रिटर्न है? प्रॉमिस हटा देते हैं यहाँ से, तो ये तो उसका हुआ ना। इधर रिटर्न वाला करते हैं, ये वाला बोल रहे हैं ना, कैटेगरीज पे ट्राई कर लेना। बोल रहे हैं कि यार प्रॉमिस के बगैर भी ये काम हो सकता है, अगर आप ये प्रॉमिस हटा दो, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, सही है ना, और एसिंग लगा दिया यहाँ पे, एसिंग तो लगा देना, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँ रिस्पॉन्स डॉट, यही बोल रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, गेट कैटेगरीज और फिर यहाँ पे डॉट देन लगाना पड़ेगा, ये बोल रहा हूँ, तो चलिए देन चलेगा ना, कि देखो ये रिटर्न प्रॉमिस ही करेगा फिर भी, अवेट जो है ना बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, देखिए जो भी चीज़ रिटर्न होगी वो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मिलनी चाहिए ना, यहाँ पे मतलब ये मैंने यहाँ पे रिटर्न किया, यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे नॉर्मल एक फंक्शन होता है एबीसी, और ये फंक्शन जब कुछ रिटर्न करता है, जैसे मैंने कहा हेलो, तो जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, तो जो भी रिटर्न की हुई चीज़ होती है वो यहाँ मिल जाएगी, ऐसे हेलो मिल गया, रिटर्न याद है ना फंक्शन का रिटर्न। सेम चीज़ अब यहाँ पे की, हमने इससे डेटा गेट किया और रिटर्न कर दिया, तो अब क्या होगा, डेटा तो नहीं मिला, प्रॉमिस मिला। क्यों प्रॉमिस मिला? क्योंकि अवेट लगा हुआ है और ये प्रॉमिस है, मतलब इसको चलने में टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है, ठीक है ना। अगर ये फौरन से चलता ना तो फौरन मिल जाएगा डेटा, लेकिन ये अब क्या कर रहा है, एक्सियोस ये जा रहा है सर्वर के ऊपर, वहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, डेटा लेके आ रहा है, इसको लग रहा है टाइम। अच्छा, अब जब इसको टाइम लग रहा है तो, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी हो चुका, तो उसको पेंडिंग मिला। रिटर्न के बाद अवेट नहीं लगा सकते, रिटर्न के बाद रिटर्न यहाँ पे बात तो एक ही हो गई ना, यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं नीचे, क्योंकि देखिए जहाँ प्रॉमिस मिलता है ना वहाँ अवेट लगाते हैं। यहाँ प्रॉमिस मिल रहा है ना, देखिए इसमें प्रॉमिस मिल रहा है, जहाँ भी आपको प्रॉमिस नजर आए ना, पूरी जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे आपको प्रॉमिस नजर आए, जैसे आप कंसोल करें और वहाँ पे आप लिखा हुआ क्या हो, प्रॉमिस, जुगाड़ है ना, ठीक है, लगा सकते हैं जुगाड़, कि सेट टाइम आउट लगा के आप जो है ना डेटा ले लें, जुगाड़ ही होगा। जैसे यहाँ पे भी बोल रहा हूँ भाई, सेट टाइम आउट, आप क्या करो 5 सेकंड बाद कंसोल कराओ, ठीक है ना। क्या रिटर्न ये प्रॉमिस कर रहा है, इस वजह से प्रॉमिस किया है, लेकिन डेटा भी दे दिया जब तक इसमें। लेकिन सेट टाइम आउट है जुगाड़। जुगाड़ क्यों है ये? क्योंकि हमें नहीं पता एपीआई को कॉल करने पर कितना टाइम लग रहा है, हो सकता है हाफ सेकेंड लगे, 1 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, एपीआई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर मैंने टाइमर लगा दिया 5 सेकेंड, लेकिन एपीआई को रिजॉल्व होने में लग गए 6 सेकेंड, तो मसला हो जाएगा। या मैं बोलूँ यार एक काम करो, जितने सेकंड भी लगे यूजर को 20 सेकंड वेट कराओ, ये समझ में आता है। 20 सेकंड तक यूजर लोडर देखता है, यूजर बोलेगा मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन ये जुगाड़े लगाते थे लोग, जिनको प्रॉमिस सही से समझ में नहीं आता ना, वो ये जुगाड़े लगा, ये ना आज भी वेबसाइट्स में होती है, ऐप्स में होती है जुगाड़े कि बस लोडर चले आ रहा है, लोडर चले आ रहा है, पीछे डेटा आ गया लेकिन फिर भी लोडर चल रहा है। क्यों चल रहा है? सेफ्टी के लिए लगाया है, क्योंकि कभी डेटा 5 सेकंड में आ रहा था, कभी 6 सेकंड में, कभी 7 में, तो डेवलपर ने जो है ना 20 सेकंड आ,
थोड़ा 20 सेकंड तक तो आ ही जाएगा, ये बोल के लगा दें, सही ना, तो यही जुगाड़ है। ठीक है, तो आप हाँ रिटर्न करवा सकते हैं। अब क्योंकि रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है तो दोबारा से यहाँ पे या तो देन लगाएं, रिस्पॉन्स बेटा आ गया, या आप वही फंक्शन बना के वही काम करें, कौन सा वाला, एसिंग वाला। ठीक है ना, ये वाला। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर आप प्रॉमिस नहीं भी बनाएंगे ना तो ये अवेट जो है ना आपको प्रॉमिस बनाकर देता है, खुद बना के देता है। जैसे पहले तो मैंने बनाया था ना, आ रहा है, जैसे पहले मैंने प्रॉमिस बनाया था, कैसे बनाया था, मैंने यहाँ से रिटर्न कर पाया था ऐसे न्यू प्रॉमिस बना करके ना। अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे ना तो ये अवेट जो है ना ये प्रॉमिस बना के देता है खुद से। ये अप्रोच बेटर है। हाँ सही है, ये भी सही है। अवेट ने आपको खुद प्रॉमिस बना के दिया और यहाँ पे आपको उसको दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप अवेट नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, डॉट देन लगाएंगे तो फिर आपको प्रॉमिस बना के नहीं मिलेगा, फिर आपको अपना प्रॉमिस बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो आप एसिंग लगाते हैं ना तो इससे ये फंक्शन जो है ना एसिंग बनता है और प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर आप एसिंग अवेट यूज करेंगे तो ये वाली अप्रोच सही है। अगर आप डॉट देन डॉट गेट्स पे जाएंगे ना तो आपको अपना प्रॉमिस बनाना पड़ेगा। तो भाई कोशिश करें कि ना इसको घोल के भी जाएं प्रॉमिस को, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करें थोड़ी, एक दो वीडियोस चाहे तो देखें यूट्यूब पे, ठीक है। कोई रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल दे रहा होगा, कोई क्या दे रहा होगा, अच्छा है, तो यह आपको ना बेहतरीन समझ में आना चाहिए। फिर प्रैक्टिस करें इसको लेने पे, स्टोर को लेने, इससे पूरी आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट की यूआई उठा लें, यूआई ने बनाया है, यूआई उठा लें और फिर उस यूआई में ये फंक्शनैलिटी डालें। इससे जो भी देखें प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, ये सारे देखें डॉक्यूमेंटेशन भी बनाई हुई है, इससे जो भी ये प्रोडक्ट्स आते हैं ये एपीआई डॉक्यूमेंटेशन होती है, देखिए नजर आ रही है। जैसे बैकएंड बना दिया बंदे ने, अब बैकएंड तो उसने ना 10 एपीआई बनाई, लेकिन फ्रंट एंड वाले को कैसे पता चलेगा कि एपीआई कौन कौन सी है और किस एपीआई को कॉल करके क्या मिलेगा और कौन सी एपीआई का मेथड क्या है, तो वो पता चलता है इस डॉक्यूमेंटेशन से। कि भाई जैसे एक एपीआई है ये वाली प्रोडक्ट्स की, इसका मेथड है गेट और इससे आपको मिलेगा ये डेटा। और देखिए ये आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स आप गेट करें और इसको अच्छी सी यूआई बना के रेंडर कर दें, शायद इमेजेस भी आ रहे हैं, तो इमेजेस भी आ रहे हैं, तो इसको अच्छी सी यूआई वगैरह में रेंडर कर सकते हैं। कैटेगरीज वाइज फिल्टर करवा सकते हैं, कैटेगरीज की भी एपीआई है ना, कैटेगरीज वाइज आप इसको फिल्टर करा लें। मैं वेरिएबल केस में आएगा ना सारा डेटा, ये देखो सारा डेटा इसमें आएगा ना, ये ना इसमें इमेज भी पड़ेगी, इमेज अगर यहाँ पे आपको दिखानी है तो ज़्यादा दिखा दो, पता है ना इसका दो, तो वैसे यहाँ इमेज होगी, भूल गया प्रोडक्ट इमेज, क्या करोगे, गेट करोगे पहले, ठीक है भाई, कैटेगरी इसका नाम कैटेगरी नाम है प्रोडक्ट्स, 0 पे जाओ, ईमेल उठा के डाल दो, सही है। अच्छा
ऐसा हाँ भाई इमेज को करवानी तो ऐसा नहीं ना भाई। और वो टेक्स्ट होता तो नेशनल होता। तो डिज़ाइन कर लेना और उसमें से जो भी डेटा है वो अच्छी सी ई कॉमर्स आसानी से बन सकती है। सही है। प्रैक्टिस के लिए और क्या क्या हमें बनाना है? वेदर ऐप तो नहीं बनाएंगे ना अभी तक? वेदर ऐप बनाएंगे। वेदर ऐप फ्री में मिल जाती है, यानी ओपन वेदर फ्री में API मिल जाती है। कुछ लिमिट होती है, 1000 API कॉल्स पर डे फॉर फ्री, बहुत है। ठीक है, रियल है ये, फेक नहीं है भाई, वो तो फेक है ना भाई, ये रियल है। मतलब जो भी करंट वेदर का डेटा होगा वो देगी आपको। ये कराची में अभी क्या वेदर चल रहा है देगी। आप बोलेंगे लाहौर का तो लाहौर का देगा, आप बोलेंगे दुबई का तो दुबई का देगा। पूरी दुनिया में कहीं का भी वेदर पहले मैंने समझाया था। ठीक है। तो इसकी API है ये करंट वेदर डेटा। आपने बनाया किसने बनाया? ये सब नहीं, इसमें ये वाली जो बेसिक वाली है करंट वेदर डेटा, इसके API डॉक, ये देखें API। अच्छा, इसमें ये लेट लॉन्ग पता है क्या होता है? ये पता? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लोकेशन में मैप में आ रहा होता, सही है ना? जितनी भी जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, गूगल मैप जो आपको ये शो करता है मैप, हर लोकेशन के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। मतलब एक यूनिक एड्रेस होता है जिसमें बोलूँगा भाई यहाँ क्या है, देखिए ऊपर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ गया। हमें ये लोकेशन किसी को शेयर कर सकता, आप लोकेशन शेयर करते हैं ना अपनी, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू होते हैं वो, उससे पता चल जाता है कि भाई ये गूगल मैप के कौन से हिस्से पर। ठीक है ना? तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख के भी आप वेदर मालूम कर सकते हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जावास्क्रिप्ट से भी आप मालूम कर सकते हैं। बंदे की करंट लोकेशन जावास्क्रिप्ट से मालूम हो सकती है, बहुत आसान है। ठीक है, आप लिखेंगे नेविगेटर, ये ब्राउजर का फीचर है। किसका फीचर है? डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन कॉलबैक है। ठीक है, और इसमें आ जाती है आपके पास लोकेशन। पहले मांगेगा परमिशन, कि परमिशन के बगैर ना किसी की लोकेशन देख नहीं सकते आप। परमिशन में मांगे इसने, आप कर दें अलाउ दिस टाइम, और ये आ गई बंदे की लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स आ गए, और इसमें ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ गया। ठीक है ना? तो इससे पता लगाया जा सकता है कि भाई मेरी करंट लोकेशन क्या है। अब देखिए, ये अगर मैं गूगल मैप पे डालूं, ठीक है ना, फर्स्ट वाला लैटिट्यूड है इसमें गूगल मैप में, @ के बाद ये फर्स्ट वाला कॉमा से पहले लैटिट्यूड है, और ये आगे वाला लॉन्गिट्यूड है, और ये आगे वाला डेल्टा है। डेल्टा में पता होगा क्या है। ठीक है, तो देखें कराची दिखा देगा सिंपल। ठीक है ना? डेल्टा जो है ना वो जूम होता है कि कितना, ये डेल्टा अलग है, ये डेल्टा अलग है, लैटिट्यूड भी चेंज होते हैं, और डेल्टा ये जूम इन जूम आउट भी चेंज होता है। सही ना? तो इससे करंट लोकेशन मिल जाती है। तो जैसे ही आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाएंगे, आप क्या करेंगे, इस API पे हिट करेंगे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू ये खुद पता लगा लेगा कि आप मालूम करना चाह रहे हैं कराची का वेदर, और कराची का वेदर ला के देगा आपको। अच्छा, अभी आगे ऐप ID जा रही है। अच्छा, ये क्या होता है? मैंने बताया था इसके बारे में, ये क्या है आगे? यहाँ तक तो ये API है, ये क्या है? इसको क्या बोलते थे? सर्च पैरामीटर। सर्च पैरामीटर। सही ना? सर्च पैरामीटर कितने हैं इसमें? 3 है। कौन कौन से हैं? और ऐप ID। अच्छा, ऐप ID में ये API की लिखा हुआ है ना,
अब ये API की आपको कहाँ से मिलेगी? आप बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट, सही है? अपना अकाउंट बनाएंगे, बना लेंगे ना, सही है। भाई ठीक है, मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। API कीज नहीं बना लेते, एक ना डिलीट करके पुराने वाले, तो यही ये टेस्ट, ठीक है। इसको हम दे देते हैं ये API की, सही है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम इसको दे देते हैं, देखिए अपनी मर्जी से ना। जैसे मैं बोलता हूँ भाई यहाँ, खैर वेदर तो सिटी का होता है, पूरे सिटी का होता है ना, एरिया का तो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये मैं लैटिट्यूड इसको दे दिए और ये ऊपर से कॉपी करके लॉन्गिट्यूड इसको दे दिए, सही है। अब देखिए इसको मैं एक्सियोस में रख के कॉल करता हूँ .10, ठीक है ना। ये आ गया डेटा हमारे पास, सही है ना। अब डेटा देखें, इसने काफी कुछ ला के दिया है। सबसे पहले कि नेम कराची, इसने खुद उठा लिया। हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया, इसने नेम खुद आ गया कराची। अब इसमें देखिए कितना क्लाउड जो है ना अभी नहीं है, बादल नहीं, बाहर देखो नहीं होंगे, यहाँ होंगे, कुछ गलत भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब वेदर इसमें ये रहा, वेदर डिटेल, ठीक है। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन जो है ना हेज आ रहा है, हेज पता है, स्मोकी जो वेदर होता है हेज इसको बोलते हैं, सही ना। आईडी आ गई 721, ठीक है। और वाइंड भी आ रही है, सही ना, कितनी स्पीड है हवा की, ठीक है। और इसमें बेस और सब। अच्छा अभी जो मेन ना, मेन में आ रहा है टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर अभी चल रहा है 307। ये ला के दे रहा है, क्या हो फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस होता है। अभी करंट वेदर क्या है? फ़ारेनहाइट तो फ़ारेनहाइट इतना ज़्यादा नहीं होता है, कुछ और फ़ारेनहाइट 100 का नाम ना होता है, ठीक है ना। ये फ़ारेनहाइट है ना, ये सेल्सियस है, अपने कोई यूनिट है, इसको उसमें ला के दे रहा है। तो इसकी API की डॉक में आप आओगे, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ी सी पढ़ोगे तो इसमें एक होगा यूनिट, स्टैंडर्ड मैट्रिक, मैट्रिक वाला जो है ना, ये शायद इसमें ला के देगा। तो ना हम आगे एक और सर्च पर हम देते हैं यूनिट का, ठीक है, यूनिट्स मैट्रिक। तो कितना ला रहा है 34.1, ठीक है ना। तो कितना चल रहा था 32, ठीक है। तो ये 34 ला के दे रहा है, तो मतलब ये तो चलता रहता है, एक आध दो नीचे स्कोर होता है ऐसा। फील्ड्स लाइक और ये जो भी चीज़ें, फील्ड्स लाइक इसमें 31 बता रहे हैं, 31.9, इसको आप राउंड करोगे तो ये 32 हो जाएगा, ऐसा है ना। तो सेम बता रहा है। ह्यूमिडिटी भी बता रहा है 18, ये बता रहा है। अच्छा ये परसेंटेज में बता रहा है और वो स्कोर में बता रहा है। तो ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप देख के, क्या फॉर्मूला है, लग जाएगा। प्रेशर, सी लेवल, टेम्परेचर आज के दिन कितना मैक्स जाएगा, 34 तक जाएगा और मिनिमम भी इतना ही रहेगा, तो पूरा दिन इतना ही रहेगा आज, ठीक है ना। नेम आ गया, टाइम जोन आ गया, सब काफ़ी कुछ दिया है। अच्छी टाइम बता रहे हैं कि सनराइज इतने बजे हुआ, सनसेट इतने बजे होगा। इससे हम अफ्तार का टाइम भी मालूम करवा सकते थे रमज़ान में, ठीक है। मिली सेकेंड बता देते, तो इस टाइम पे जो है ना वो सनसेट होगा, ठीक है।
तो सब बताना है। वेदर आइकन, वेदर टाइप, तो इससे जो है आप एक अच्छी सी ना वेदर ऐप बना सकते हैं। आइकन, आइकन कोई आइकन यूज़ कर रहा होगा लाइब्रेरी, उसका आइकन का कोड लिखा हुआ है, आइकन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं वैसे। तो अच्छी सी वेदर ऐप आप बना सकते हैं, लोगों ने बनाए नहीं, मैं आपको साइन करके दिखाता हूँ पिछले बैचेज में। मैं पहले एक दो चीज़ और बता देता हूँ, जैसे इसमें ये तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया ना हमने, जैसा भी हम कहीं और भी देते हैं, देखिए हम देते हैं इसको दुबई का, ठीक है ना, ये आ गया लैटिट्यूड और ये आ गया लॉन्गिट्यूड, है ना। हाँ देखें ये डेटा लेके आया, इसने नेम ला के दिया क्या भाई, कंट्री ए सही दिखा रहा है, फिर इसने एरिया का या दुबई की किसी सिटी का नाम दिया है, ठीक है। तो दुबई की सिटी है, ठीक है, तो उसका वेदर इसने ला के दे दिया, क्योंकि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैंने दिए थे वो वहाँ के थे। अच्छा, इसमें सर्च करने का भी ऑप्शन होता है, आप जो है सर्च भी कर सकते हैं, और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। टाइम वगैरह के हिसाब से भी थोड़ा सा नीचे आएंगे, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अगर आप हटाएं और आप इसको बोलें कि भाई मैं जो है ना नाम से सर्च करना चाहता हूँ, तो इसमें शायद होता था क्यूरी, बताया मैंने। सर्च यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा कि भाई सर्च इसका कहाँ पे है, वरना ना मेरे ख्याल से इसमें था, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा। इसमें था क्यू, क्यू में मैं लिखूँ लाहौर, सही ना। देखिए डेटा कहाँ का लेके आया, लाहौर। तो क्यू जो क्यूरी के लिए होता है, सर्च के लिए, यहाँ पे भी होगा, मिल जाएगा ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इस्लामाबाद, ये डेटा लेके आया इस्लामाबाद, ठीक है ना। देखिए वेदर वगैरह सब दिखा रहा है, इस्लामाबाद का वेदर, ठीक है ना। ठीक है, 26, 27 ये चल रहा है। तो इस तरह आप क्यूरी करके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी का देख लेते हैं प्रीवियसली किसने बनाया था, 9।
चल रही है बस। उससे देख के जो है ना एक आइडिया हो जाएगा आप इस तरह की बना रहे हैं, उससे भी अच्छी बन सकती है। बहुत टाइम हो गया था इस वजह से सबकी लेंथ जो है ना वो डाउन चल रहा है। इसने लोकेशन मांगी, अलाउ कर दिया, ये कराची का वेदर इसने शो कर दिया। अभी हेज था तो इस वजह से ये वाला आइकन आया। अगर रेन हो रही होती ना तो यहाँ पे रेन आती। देखिए आप इतना अच्छा भी कर सकते हैं कि पूरी बैकग्राउंड में ना बारिश आई है अगर ये रेन, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए यहाँ लाहौर का वेदर मालूम करें, लाहौर का आगे क्लियर, मक्का का मालूम करें, मक्का भी आ रहा है, स्पेलिंग का मसला हुआ, ठीक है ना। क्लाउड्स, ये क्लाउड्स था तो क्लाउड्स आ गए, ठीक है ना। कोयटा क्लियर, कहाँ बारिश चली है, देखते हैं। जहाँ बारिश चल रही है वहाँ का देखते हैं। बारिश चल रही है वहाँ पे, बारिश ये है कोलंबो में, कोलंबो क्लाउड दिखा रहा है, कभी रेन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह भाई ये सही दिखाता है। कुछ भी तो लिख आप दो डायरेक्ट इससे अच्छी भी बना सकते हैं, नहीं नहीं आएगा, कुछ भी लिख के फौरन आ आप इससे अच्छी भी बना सकते हैं। तो बना लड़की की ऐसी कोड लगा हुआ होगा ठीक है। तो रेन है तो रेन आ दी, तो इससे अच्छा भी बन जाएगा। ह्यूमिडिटी भी आ रही है, वाइंड भी आ रही है, क्लाउड्स भी आ रहे हैं, ठीक है, सब आ रहा है, सर्च भी हो रहा है और बाय डिफॉल्ट वो आपकी करंट लोकेशन को निकाल के उसका डेटा लेके आ रहा है। बन जाएगी, बन जाएगी भाई, बना दो अच्छी सी। यूआई मैंने कहीं से भी बनवा लो, सही है। पूरा चैटजीपीटी को नहीं बोल देना कि ये ओपन वेदर है, इससे आप बना दो, असाइनमेंट डाल देते हैं। नेक्स्ट क्लास तक बन जाएगा ना, टाइम है ना, आज ही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक बन जाएगी, ये है ना। चलो कभी पोस्ट कर दो। यूआई अच्छी नहीं है, हाँ जी, हाँ। मैं सिर्फ अपनी मुझे क्या बता रहा सुबह ही आज कर लिए जरूरी ये है ना भाई, ये अच्छा एक मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, डेटा मेरा वाला तो रेडी है, सो पोस्ट डेटा बेस पे ये बनाया था, ये भी सबमिट करो, नहीं बनाया तो बनाना है, ठीक है ना। और दूसरा ये वेदर है, मैं डेटा वाली वापस से बनाऊंगा, प्रैक्टिस करूँगा। बनी हुई है मेरी फुल रेडी है, मैं दिखाई दी ना आपको। ठीक है भाई, हो जाएगा मंडे तक, ठीक है। तो ये आप बनाएं और फिर एक दो चीज़ें और हैं तो फिर हम वो क्लास में बना के भी देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वापस।